खबर में खुशामदीद। मेरे साथ हैं आरफ बड़ी साहब, तैयार मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, एक अहम डेवलपमेंट, क्या इससे फ़ायदा उठाया जाता है या नहीं फ़ायदा उठाया जाता? अफगान हुकूमत ने पेशकश की है कि तालिबान हमसे बात करें। मेरे ख्याल में ये इट कैन बी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, मगर हम अपने पैनलिस्ट से इस पर राय लेंगे। PDM के जलसा आने वाला है, नून लीग क्या उसमें शिरकत करेगी तो फिर उसमें कौन शिरकत करेगा? शहबाज शरीफ साहब जाएंगे या मरीम साहबा जाएंगी? इसके साथ साथ मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने के क्या मकासद हो सकते हैं? मीडिया जो है इस हवाले से कुछ शकूक शुबात हैं क्या लोगों को या नहीं है? क्या ये क्या सिलसिला? इसके बाद बिजली की रैकर्ड तरसील जिसे कहते हैं अंग्रेज़ी में, और उर्दू में रिकॉर्ड कहते हैं, वो ही है। लेकिन ये दावा कहाँ तक दुरुस्त है, ये हमें मलिक साहब बताएंगे। भट्टी साहब, मेरे ख्याल में अगर सियाना बंदा होए तो कहे कि यार आपस में बात करने ताकि जंग बंद हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायद साहब, पहले दिन से पाकिस्तान की सिविल हुकूमत, वज़ीर आज़म इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट पाक फ़ौज का यही है कि हमने उस जंग का हिस्सा नहीं बनना। कोई एक ग्रुप गैंग के साथ हमारा कोई वास्ता नहीं। तालिबान ने एक शर्त रखी है दोहा मुज़ाकरात में कि अशरफ गनी पहले रिज़ाइन दे, फिर एक केयर टेकर सिस्टम बनाया जाए जो सबकी रजामंदी से आए और वो इलेक्शन कराए, जो कामयाब हो वो आए। हल इसका यही है। अशरफ गनी साहब ने उन्हें कहा जी कुछ हम उससे वजारतें ले लो, जबकि तालिबान का मौक़िफ़ है इनका आना गैर आइनी था, वो इलेक्शन मानते नहीं। ये रिज़ाइन दे दे, एक केयर टेकर हुकूमत बन दी जाए, जितने स्टेक होल्डर हैं सबको मिला के वो एक शफाफ इलेक्शन करा दें, पूरी दुनिया उसको साथ माने। तो पाकिस्तान में मेरी इत्तला तो बिल्कुल क्लियर मौक़िफ़ है। हमने अफ़गानिस्तान में किसी एक ग्रुप को, पार्टी को सपोर्ट नहीं करना। तो ये अशरफ गनी साहब को मेरा ख्याल है एंड ऑफ द डे जाना पड़ेगा। जिस तरह तालिबान की पेशकदमी हो रही है, 8 से ज़्यादा सूबाई दारुल हुकूमतों में उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। इन्होंने कल अपने आर्मी चीफ को पसपाई की वजह से तब्दील कर दी। अब ये भारत के कहने पर उधर हालात ख़राब करना चाहते हैं, मज़ीद कत्लो गारत खाना जंगी तो अमलन वहाँ हो रही है। इसका एक ही तरीका है, बज़ाहिर जो पूरी गैर जानिबदार ममालिक हैं उन्होंने कहा कि जी न्यूट्रल लोगों की हुकूमत बना दें, केयर टेकर, तो इलेक्शन कराएं। अच्छा, मैं मलिक साहब आपकी तरफ आने से पहले इमरान खान साहब ने भी कुछ कहा है, मैं वो सुनवा दूं फिर आपका टेक लेता हूँ। सुना है इमरान खान साहब इस हवाले से क्या कह रहे हैं? Afghan government blaming Pakistan, as well as they are now trying everything to somehow get the Americans back into Afghanistan. You know, the whole posturing right now is that they're blaming the Americans for this debacle, Pakistan and the Americans. अच्छा, ये आपने सुनी इनकी बात। मेरे ख्याल में अशरफ गनी साहब को अब बड़ा दिल करना चाहिए, और अगर वहाँ को अमन की सूरत निकलती है तो मलिक साहब। कई साहब देखिए, हम लोग जर्नलिस्ट होते हैं, हम कोशिश ईमानदारी से करते हैं, इन्फॉर्मेशन लें, उसमें एनालिसिस करें। मगर जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो बात करते हैं, उनके पास सिस्टम है, उनके पास एजेंसीज़ हैं, वो एक रियासत की नुमाइंदा करते हैं। खान साहब का कैटेगोरिकली आज की स्टेटमेंट उन्होंने दी है कि अशरफ गनी के होते वहाँ कोई सेटलमेंट नहीं हो सकती। मैं एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कोट कर रहा हूँ, जो उन्होंने इंटरनेशनल जर्नलिस्टों से कहा है। अब मेरे ख्याल में जो खान साहब अपने वज़ीर आज़म कहना ये चाह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान का मसला ये कि पैसा डॉलर किसके पास है, वो अमेरिका के पास है। $2 ट्रिलियन सारी दुनिया ने शोर डाला हुआ है कि वो $2 ट्रिलियन किधर गया, कौन खा गया, आसमान खा गया, ज़मीन खा गया। अब क्वेश्चन ये है कि बाइडन ने परसों स्टेटमेंट कैटेगोरिकली दी है कि हमने अफ़गानिस्तान में लड़ाई नहीं लड़नी। ये मसला है अफ़गानिस्तान की फ़ौज का। अफ़गानिस्तान जाने, उसकी फ़ौज जाने, और यार वो प्रॉक्सीज तो हैं, ऊपर से बम भी मार रहे हैं। प्रॉक्सी मैं तो बाइडन की आपको वो स्टेटमेंट दे रहा हूँ जो आप चेक कर सकते हैं। मगर मेरा पॉइंट जो है, जो खान साहब कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान ये चाह रहा है कि अमेरिका भी फंसा रहे, बीच में पाकिस्तान को भी नेगेटिव रोल देता जाए, सबसे पैसे बनाए और वो निकल यार $2 ट्रिलियन का रियासत खत्म कर दिया अब अमेरिका, और क्या गंद डालना चाहता है इस ग्लोब पे? अच्छा जरा सुने इमरान, ये अमन हो नहीं सकता। जो देखो ना, ये इस वक्त जो मैं तो टीवी पे बैठ के कह रहा हूँ कि इनसे बड़ा टेररिस्ट कौन है, आए किधर से ये नहीं होना। अच्छा जरा सुने अशरफ गनी के बारे में क्या कह रहे हैं। The political settlement is looking difficult right now because the Taliban are refusing, and we tried. I tried to persuade the Taliban. This is months back, 3 or 4 months back. They refused to talk to Ashraf Ghani. Their condition is that as long as Ashraf Ghani is there, we are not going to talk to the Afghan government. भट्टी साहब, इराक तबाह कर दिया, शाम तबाह कर दिया, यमन तबाह कर दिया, हुण की चाहते हैं? देखिए, पाकिस्तान हुकूमत ने, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत मेहनत करके
तालिबान को, अफ़गान हुकूमत को, अमेरिका को एक टेबल पे लाए मुज़ाकरात के, बारहा मेहनत करके। अब ये तालिबान का मौक़िफ़ वज़ीर-ए-आज़म बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं जी जब तक अशरफ गनी है हम इनसे मुज़ाकरत नहीं करेंगे। मादी में भी इन्होंने हर कमिटमेंट की वायलेशन की और इमरान खान कहते हैं कि मैंने उनको परसुएड भी किया है, उनको तरगीब दी है कि यार कर लो। देखें, इमरान खान साहब ने और पहले वज़ीर-ए-आज़म साहब का 2-3 दिन पहले भी तफसीली था कि आज से साल पहले तालिबान की और पोजीशन थी। जैसे जैसे उनकी कामयाबियाँ पेशकदमी होती जा रही हैं, उनके इलाकों पे कब्ज़ा होते जा रहे हैं, हालात और ख़राब होंगे अगर अशरफ गनी साहब रिज़ाइन नहीं देते। ये इस खित्ते की, इस रीजन की सलामती और अमन की ज़मानत होगा कि वो रिज़ाइन दे दें, केयर टेकर हुकूमत आए। पाकिस्तान अब तालिबान को फोर्स नहीं कर सकता, किसी भी सूरत में एक रोल अदा कर सकता है पॉजिटिव जो कर रहा है, जो अमेरिका इसको सराहता भी है कि पाकिस्तान ने मैक्सिमम तालिबान को टेबल पे लाया। दोहा में जितने भी हुए हैं ना, पाकिस्तान ने रोल अदा किया है। लेकिन अब तालिबान खुद थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होते जा रहे हैं। अब अमेरिका को मेरा ख्याल है भारत की साजिशों से बाहर निकलना होगा, और खुद तो कह रहे हैं कि अब मैं इधर अपनी फ़ौज नहीं भेजूंगा, तो पाकिस्तान क्यों भेजे? उधर तो खाना जंगी हो रही है। आप किसी एक ग्रुप को भी फेवर करेंगे, दूसरा आपसे नाराज़ हो जाएगा। उसमें बेहतर ये नहीं है आप अपनी बार लगा के अपनी सिक्योरिटी से अफगान अवाम को माफ़ कर देना चाहिए। इमरान खान साहब ने कुछ मजीद मलिक साहब कहा है, तो उस पर कमेंट लेता हूँ, आपको सुनाए ज़रा। I think that the Americans have decided that India is a strategic partner now. Pakistan is just considered only to be useful in the context of somehow settling this mess which has been left behind after 20 years of trying to find a military solution when there was not one. वो कहते जी उन्होंने तो उनके साथ हाथ मिला लिया है, और जाहिर है ना, अब क्या करेगा अमेरिका? आप खुद दुम दबा के भागे यहाँ से। 60 मैं इतना बता दूँ, 60,000 तालिबान की फौज थी टोटल, और कितने ये लोग लेके आए और कितनी फायर पावर थी, और जूते खा के गए हैं। हाँ, स्टेट स्ट्रक्चर बिल्कुल उन्होंने मुनहदम कर दिया, वहाँ स्टेट स्ट्रक्चर कोई नहीं है। उसकी रीबिल्डिंग तब होगी जब अमन होगा। मलिक साहब, खान साहब ने जो बात की है वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका जो रिलेशनशिप चाह रहे हैं, दो तरफा ताल्लुक वो भारत से चाह रहे हैं और हमसे एक गंदा काम कराना चाह रहे हैं। गंदे काम से मुराद है कि आप अफगानिस्तान का गन सर आपने ऊपर डाल लें। ये खान साहब ने बात की है। जो आपने असल क्वेश्चन किया था भट्टी साहब से, मैं उस पर आऊँगा। देखें, निगोशिएशन आप तब करते हैं जब मेरे पास कुछ लेने को या कुछ देने को है। जब तालिबान ये रोज़ ये गिन रहे हैं कि आज 2 हमने शहर और कब्ज़ा कर लिया, आज 3 कर लिए, आज वहाँ पर सरेंडर हो गए, तो वो क्यों निगोशिएट करेंगे? तालिबान ये पता नहीं, ये वक्त साबित करेगा। आज आपकी जो अमेरिकन अपनी इंटेलिजेंस है, जो दुनिया में है ना जी, अमेरिका के पास बड़ी इंटेलिजेंस होती है। मैं कोई उसकी मुखालफती हक में बात नहीं कर रहा। जो रिपोर्ट हो गया कि 30 डेज़ में काबुल को वो एनसर्कल कर लेंगे, ये अमेरिकन इंटेलिजेंस कह रही है। 30 दिनों में आप मुहासरा कर लेंगे काबुल का, और 90 दिन में आप वहाँ पर कब्ज़ा कर लेंगे। तो तालिबान क्यों निगोशिएट करेंगे? खान साहब का यही पॉइंट है कि आप अमेरिका को जो वो मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप पाकिस्तान से इक्वल बात करें, हम भी एक इज़्ज़तदार मुल्क हैं, आप भी इज़्ज़तदार मुल्क हैं, आप सारा गंदा काम हमसे कराना चाह रहे हैं, अच्छे रिलेशन इंडिया से चाह रहे हैं, ये वो कहना चाह रहे हैं। नहीं, मतलब है कि अगर हमारे ये है कि वहाँ पे अमेरिकन स्टूजेस इसके अलावा मजीद ना हो, जो 2 नंबर डेमोक्रेसी भट्टी साहब ये 2 नंबर इलेक्शन करवा रहे थे, अपने स्टूडेंट्स ही है ना, उसके गमाश्ती थे जो उसने मुसल्लत किए हुए थे वहाँ पे। और अमेरिकन जो भट्टी साहब से थोड़ी मैं इंटरप्शन चाहूँगा। माजी 2 वजीर, एक वजीर ख़जाना और एक और मिनिस्टर अमेरिका गया और वो वापस ही नहीं आया। ये गनी का मैं आपको आज की खबर। काजी साहब एक बात सुन लें, अशरफ गनी के होते हुए अमेरिका अफगानिस्तान में अमन नहीं हो सकता, और पाकिस्तान ने मेरा ख्याल है बहुत बेहतर अस्करी और हमारी सिविल हुकूमत ने फैसला किया कि हम इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। वो बहुत बड़ी तालिबान पेशकदमी कर चुके हैं। जब 20 साल मुझे बताए दुनिया की जिसे सुपर पावर आप लोग अमेरिका कहते हैं, नीटो के तमाम फौजों ने जोर लगा लिया, वो नाकाम लौटे, तो हमें क्या ज़रूरत है इस जंग में जाने की? ठीक है, हमें तो अपने मुल्की मफाद देखना, अपना मुल्की वकार देखना है। मैं भट्टी साहब, मेरे साथ इस वक्त मौजूद जनाब जनरल रिटायर्ड नाइम खालिद लोधी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। जनरल साहब, हम यही गुफ्तगू कर रहे थे कि तालिबान ने कहा है कि हम तो नेगोशिएट करने को तैयार हैं, कंडीशन किया है कि जो है ये यहाँ से अशरफ गनी जो है उससे हम बात नहीं करेंगे। ये किस हद तक ये अपॉर्चुनिटी है, और क्या इस तरीके से कोई अमन बहाल हो सकता है? जनरल साहब जी, मेरा ख्याल है जी, मेरे अपने अंदाजे में ये बहुत छोटी सी शर्त है, क्योंकि अच्छी तरह जानते हैं, हम सब ने देखा है कि अशरफ गनी कौन है, कैसे आया था, कैसे अमरीकियों का साथ दिया। तो जब अमरीकियों को उन्होंने घर का रास्ता दिखा दिया तो अशरफ गनी से क्यों बात करेंगे? मतलब जब आप बड़े को आपने घर भेज दिया तो छोटे से क्यों बात करेंगे? ये तो बिल्कुल लॉजिक की बात है, बड़ी मंतकी सी बात है। और मैं आपको एक बात का थोड़ा सा
अपना असेसमेंट दे सकता हूँ कि जो अशरफ गनी की हुकूमत के अंदर से भी कुछ लोग उसको कहेंगे भी आप अब जाइए, बातचीत करने दें, और जो फैक्शंस हैं जो अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं वो भी दबाव डालेंगे। तो अब दबाव में अशरफ गनी है और मेरा ख्याल है कि चंद दिन के मेहमान हैं। जब मैं चंद दिन के मेहमान कह रहा हूँ, खुदा ना खास्ता कुछ और ना समझा जाए, मतलब ये चले जाएंगे या अमेरिका चले जाएंगे या हिंदुस्तान चले जाएंगे, मुझे ये काफ़ी शक है शायद इंडिया चले जाएँ। जैसा मैं एक सवाल करता हूँ, फिर मेरे दोस्त आएंगे बीच में। वहाँ स्टेट स्ट्रक्चर बिल्कुल मुनहदम हो चुके हैं, मतलब वहाँ हमने उनको गारों के ज़माने में, केव्स के ज़माने में भेज दिया है। तो क्या कैसे दोबारा से एक नॉर्मल ज़िंदगी बन सकती है? मैं इससे पहले कि भट्टी साहब आपसे बात करें। जी, इंसानों की जो जहानत है, इंसानों के में जो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की ताकत है, वो तो आपको पता है कि वो तो मौजूद है। इसमें तो कोई शक नहीं कि डिलिबरेटली वहाँ पर हर चीज़ को ख़त्म किया गया है। और जैसे भी बात कर रहे थे भट्टी साहब कि जब अमरीकी चाहते ही नहीं थे वहाँ पर अमन और वो ही नहीं थे इंटर अफगान डायलॉग, तो फिर वो मलिया मेट करके गए हैं। मलिया मेट करने के बाद फिर देखें वो नाम हमारा लगा रहे हैं। ये याद रखें, ये जो हमारा नाम लग रहा है, ये ना समझें कि ये काम यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। ये जो हमारा नाम लगाया जा रहा है, हिंदुस्तान की बात को आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि हिंदुस्तान को बाद में ये मौका फराहम किया जा सके कि भाई उसकी सपोर्ट से और लोगों की सपोर्ट से हिंदुस्तान हमारे ऊपर कोई वार कर सके। हमें थोड़ा होशियार रहना पड़ेगा जी। अच्छा जनरल साहब, आप ये बताएं, 20 साल अगर अमेरिका खुद नाकाम हुआ, खुद रात के अंधेरे में अफगान हुकूमत को बताए बगैर भाग गया, और क्या आप समझते हैं पाकिस्तान ने ये बेहतर फैसला नहीं किया कि अफगानिस्तान की जंग का हिस्सा नहीं बन रहे, किसी एक को नहीं कर रहे? तो इसका इन फ्यूचर आप क्या हल क्या समझते हैं कि अमेरिका को क्या बिहेव करना चाहिए और भारत को इससे गुरेज करना, दूर रखना चाहिए? देखिए जी, भारत के बारे में तो मैं पहले बता दूं कि जब दुश्मन आपको पता हो कि आपका पक्का दुश्मन है, तो सिवाय दुश्मनी के और कुछ और एक्सपेक्ट ना करें। और मेरा नहीं ख्याल कि जो मैंने ज़िंदगी में देखा है, भारत ने सिर्फ उस वक्त आपसे बातचीत की है जब आप उसको प्रेशर में लेकर आए हैं। अनफॉर्चुनेटली वो अभी बड़ा अग्रेसिव है और हम थोड़ा सा, अगर मुझे आप इजाज़त दें, मादरत खाना रवैया हमारा या डिफेंसिव है। ऐसे तो वो कभी आपसे बात नहीं करेगा। भारत को तो छोड़ दें, अलबत्ता अमेरिका जो है एक सुपर पावर है, उनमें समझने की कुव्वत, चीज़ों को एनालाइज करने की ज़्यादा है। उनको अगर हम ये बता दें एक बात सिर्फ कि ये जो CPEC है, इसको हम सिर्फ इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए रखेंगे और इसको हम स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर नहीं बनने देंगे, तो आप देखेंगे अमेरिका भी आपसे बात करेगा। अच्छा जनरल साहब, मैं इससे पहले कि मैं मलिक साहब आपसे बात करें, मैं आपको एक शॉर्ट सुनवाना चाहता हूं। जो बाइडेन की कॉल के हवाले से बड़ा यहाँ शोर हुआ, न जाने क्यों इसको इतना जो है मिली हाइप। इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं जो बाइडेन की कॉल के हवाले से, ये सुन लें, फिर मैं मलिक साहब आपसे सवाल जी सुनाइए जी। President Biden hasn't called me. Well, it's his option if he wants to call or not. It is business if he thinks it's necessary or not. I mean, not that I am waiting for any phone call. You know, it's his prerogative. I think this is a very right response, जनरल साहब। ये बिल्कुल ठीक है। साहब ज़रा अब किसी को ज़बरदस्ती कह के तो कॉल नहीं करवा सकते ना, वो इंडिपेंडेंट मुल्क है, उनकी मर्जी जैसे भी करें। और ये मैं आपको बता दूं, उन्होंने कॉल ना करके अपना ही नुकसान किया, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा है इंशाल्लाह। चलें जनरल साहब, अच्छी बात होगी। मैं जो आपसे एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ आपके एक्सपीरियंस से, जब ये जहाद अफ़गानिस्तान हुआ है, जब 79 दिसंबर में अफ़गानिस्तान पे सोवियत यूनियन आया तो जहाद अफ़गानिस्तान हुआ, मुझे अच्छी तरह याद है कि पाकिस्तान पूरा उसमें मरकज़ी किरदार था पूरी दुनिया में अफ़गानिस्तान के हवाले से, जो 10-12 साल रहा। फिर उसके बाद वॉर अगेंस्ट टेरर आई जनरल मुशर्रफ के ज़माने में। मुझे याद है एक वक्त आया था कि पाकिस्तान इस्लामाबाद में 1 मिनट में एक जहाज़ उतरा करता था। जर्मनी गया तो जापान आ गया, जापान गया तो अमेरिका आ गया। 2 वार जो हुई हैं अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान हर हवाले से सेंटर आए। एकदम हम आइसोलेट हो गए हैं, एकदम मैं तो यही बताया गया था सबसे बड़ा नक्शा जो है, बाउंड्री है, वो पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान के साथ है, समंदर हमारे पास है। हम क्यों इस तरह हमें वो आइसोलेट कर रहे हैं, क्यों हो गए हम आइसोलेट, ये सवाल है। हाँ जी, मेरा ख्याल पहले तो हम आइसोलेट नहीं हुए, क्योंकि आप ये देखिए, एक ज़माना था जब आप कह सकते थे आज से 10 साल 15 साल पहले कि दुनिया अमेरिका है, अमेरिका ही दुनिया है। अब जब हम कहते हैं दुनिया, तो इसमें चीन भी है और चीन काफ़ी बड़ी दुनिया बन रहा है, इसमें रूस भी है, इसमें और मुल्क भी आगे आ रहे हैं, आपको पता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमने अपने इंटरेस्ट में थोड़ा सा डायरेक्शन बदली है, और जो कि और बदलने की हमें ज़रूरत है, कि हमें अब ये देखना है कि उभरती हुई ताकतें कौन सी हैं और जो फ्लैट हो गई हैं ताकतें कौन सी हैं। फिर सबसे बड़ी बात, हमारे दुश्मन के साथ किसने हाथ जोड़ लिए हैं।
तो अभी आप ये बताएं कि जब मुझे पता चल जाए कि मलिक साहब ने जो ना मेरे दुश्मन के साथ साज़बाज़ कर ली है और उसके बाद भी मैं आप ही के साथ लगा रहूं और अपनी जगह तलाश ना कोई और करूं, तो फिर क्या होगा? तो असल बात ये है कि वो चाह रहे थे कि जी हम जो मर्जी करें, ये हमारे साथ ही चिपके रहें। वो आपने वो सुना था ना, मैं उसके हाथ ना हूं वो मेरा होके रहे, मैं गिर पड़ूं तो मेरी पस्तियों का साथी हो। तो ये चाह रहे थे अमेरिकन कि जी वो हम उनके हाथ ना आए लेकिन वो हमारे साथ। अच्छा जनरल साहब, ये आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि अमेरिका ने हमेशा हमें इस्तेमाल किया और बाद में भारत का साथ दिया। ये तो मेरा ख्याल है, आप जैसे साहिब इल्म से हमने सुना है कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा फैसला किया चीन कैंप पे जाने का और अमेरिका की बात ना मानने का। अगर तालिबान अशरफ गनी वहाँ से भाग जाते हैं तो आप क्या समझते हैं कितने अरसे तक वहाँ अमन कायम हो सकता है? क्योंकि वहाँ के अमन का लिंक मेरा ख्याल है पाकिस्तान भी होगा, अगर खुदा ना खास्ता उधर ज़्यादा खराबी होती है। तो आप क्या समझते हैं? देखिए जी, कुछ देर के लिए तो ऐसा होगा कि जितने भी वहाँ पर अपसेट हो गया, सारा स्ट्रक्चर खराब हो गया, वो सब उसको दोबारा रीबिल्ड करना पड़ेगा, उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन तालिबान में एक अहलियत है, आपने देखा कि इस दफ़ा उन्होंने थोड़ा सा डिसिप्लिन का मुजाहरा किया है और आम मासेस जो उन्होंने दो चीज़ें उनके ज़हन में बिल्कुल रासिख है। नंबर एक कि हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी की रिकग्निशन हासिल करनी है, जिसके लिए आपने देखा चीन, रूस, ईरान, पाकिस्तान और बार बार वो टीवी पे आके कह रहे हैं कि हम एक इंक्लूसिव हुकूमत बनाएंगे, हमें ख्वातीन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चियां स्कूल जाएंगी, माइनॉरिटी, मतलब वो तमाम चीज़ें जो परेशानी थी जो दुनिया को, वो उन्होंने दूर की है। ये अलग बात है कि CNN और BBC आज भी यही कह रहे हैं कि वहाँ कुछ तो खून है जी, वहाँ खराबियाँ हैं। मेरे भाई, जिस तरीके से वो इतने इलाके पर गए हैं वो मिलिट्री पॉसिबल ही नहीं है। वो लड़ाई से इतना इलाका नहीं लिया जा सकता। ये इलाका लिया गया बातचीत से, इतनी तेजी से, इतनी सूरत से। अगर 10 बंदे भी एक तरफ जा रहे हैं और आगे से एक खड़ा हो जाए बंदूक लेकर, मैं इधर रोकूंगा। बल्कि खुद भारत अफगान मीडिया और अमेरिका मीडिया कह रहा है कि अफगान अशरफ गनी के साथी और फौज खुद सिलेंडर करके तालिबान से मिलते जाते हैं। वो जहां जा रहे हैं वो तालिबान की फोर्स बन जाते हैं, अशरफ गनी की फौज भी और अवाम भी। अच्छा जनरल साहब, मैं एक और चीज भी चाहूंगा इस बात के अलावा। मैं कह दूं, ये जो भट्टी साहब ने बात की, इसका छोटा सा मैं जवाब दे दूं। हाँ जी, अमरीकियों ने ये समझा कि लोगों को यूनिफॉर्म पहना देने से और उनके हाथ में बंदूक थमा देने से फौज बन जाती है। उनको ये नहीं पता कि फौज कैसे बनती है। तो ये जो लोग हैं जिन्होंने यूनिफॉर्म पहने हुए, हाथ में इनके बंदूकें हैं, इनके ज़हन जो है अमरीकियों के खिलाफ थे, ये आज बात साबित होगी। अच्छा जनरल साहब, एक बहुत अहम बात, कल एक कोर कमांडर मीटिंग भी हुई और साथ ही जनरल बाजवा साहब ने बहुत से सफीरों से मुलाकात की। आप इस पे कुछ रोशनी डाल सकते हैं इसकी यूरोपीय मुल्क के सफीरों से जो बात? जी, वो तो देखें, साफ ज़ाहिर है कि ये पहले मैं रहा हूँ क्योंकि GHQ में, और मुझे पता है कि जब आर्मी चीफ के ज़हन पर दबाव डालना तो फिर क्या होता है ये कि ये कतार बांधकर यके बाद दीगरे चक्कर लगाते हैं और एक ही बात करते हैं थोड़ी, और आपस में इनकी एक का होता है कि मैं यह कहूँगा, तुसी यह कहना है, उसके बाद तुसी फिर यह कहना है। ये काम कर रहे हैं। वो आर्मी चीफ को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इंशाल्लाह कभी नहीं ला सकेंगे। किस हवाले से दबाव डाल रहे हैं? दबाव यही कि आप चीन की तरफ किधर जा रहे हैं, आप हमारे साथ रहें, आप तालिबान को क्यों, उनको जैसे भट्टी साहब कहते हैं कि उनको रोकें, कुछ काम करें। तो वो जैसे सही उन्होंने कहा, हमें क्या पड़ा कि हम किसी को रोकें, उनका मुल्क है, वो जैसे मर्जी करें। जब हो जाएगा हालात उसके बाद हम देख लेंगे किससे बात करनी, किससे नहीं करनी। ठीक है, हमने मादी में बेवकूफ़ियाँ की होंगी, अब हम कुछ थोड़े समझदार हो गए हैं। अच्छा साहब, ये दबाव क्या हो सकता है आम बंदे को समझने के लिए? किस तरह आप दूसरे ममालिक पाकिस्तान पे क्या दबाव डाल सकते हैं, और हमें थोड़ा समझाइएगा कि पाकिस्तान की क्या कैपेसिटी है? कोई पाबंदी लग सकती है, कोई ट्रेड रोक सकते हैं, इन टर्म्स में क्या दबाव हो सकता है? जी देखें, एक तो आपको आज ही पता चला होगा कि IMF ने कोई 2.7 अरब रुपए का, अरब डॉलर का वादा किया है, लेकिन कुछ दिन के बाद है ये जो आने वाले दिन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन्होंने देखें, जब इतनी बड़ी ताकत कहीं से जाती है उसके वो 2-3 बातें चाहती है। एक तो ये कि कोई ये नाम ना ले, जैसे मैं तो कह देता हूँ ना कि वो हार के चले गए, आपने भी, भट्टी साहब ने भी कह दिया, लेकिन कोई ऑफिशियल ना ये कहे, ये आर्मी चीफ ना कहे कि वो हार के चले गए हैं, और प्राइम मिनिस्टर ना कहे। बहुत सुबकी की बात है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि वो अभी भी चाह रहे हैं, जैसे कह के हमारे साथ रहें, हम आपको अपना लाडला बना लेंगे, CPEC को छोड़ें भाई, CPEC से ज़्यादा हम आपको पैसे दे देंगे, ये चीन को इस इलाके में ना लें। बिकॉज चीन अगर ये इस इलाके में आ गया अफगानिस्तान में, उसके बाद CPEC चल पड़ा। क्योंकि बात ये है कि अब ये जो
ये जो दूसरी दफाई लाइन है, ये जो अपने इंडियन ओशन में ये क्वाड बना रहे हैं और सारा साफ साफ कर रहे हैं, पहली दफाई लाइन से तो उठ गए। वो यही दफाई लाइन थी, वो यहाँ पर रहना चाह रहे थे, अफगानिस्तान में रहना चाह रहे थे, पाकिस्तान में रहना चाह रहे थे, तो बांग्लादेश में रहना चाह रहे थे। वहाँ हर जगह से जो है ना उनको उनके बोरिया बिस्तरा गोल हो रहा है, श्रीलंका तक गोल हो गया। तो अब वो दूसरी डिफेंस लाइन में जा रहे हैं, तो हमें अपने साथ मिलाना चाहते हैं, चीन से दूर करना चाहते हैं और हमें बहुत लालच दे रहे हैं, लालच भी दे रहे हैं, डरा भी रहे हैं। तो अल्लाह के फजल से ना हम डर रहे हैं और ना मेरे ख्याल हम हाथ से ज्यादा लालच में आ रहे हैं। साहब, एक अहम वाकया हुआ था दासू डैम का, जो बड़े उस पर लहदे हुई और बड़ी, मैं सुनवा दूं पहले क्या कहा हमारे वजीर खारजा ने, फिर आपका कमेंट लेता हूं, सुनाइए जी। हमारी की तहकीक के मुताबिक इस वाक़े के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल किया गया। इसकी प्लानिंग, इसकी एग्जीक्यूशन के मनसूबाबंदी के जो ताने बाने हैं वो हमें वाज़े तौर पर एनडीएस और रॉ का इसमें हमें नेक्सस दिखाई दे रहा है। तो जल साहब, एक तरफ तो ये सफारती दबाव है और दूसरी तरफ ये कैरेट एंड स्टिक दोनों चल रहे हैं, धमाके वगैरह जिस तरह कह रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब। जी बिल्कुल ठीक है, सऊदी अरब बड़े मंजे हुए हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं। ये आधी स्टेटमेंट है जो उन्होंने दी है, जो और स्टेटमेंट उनको देनी चाहिए थी वो मैं ऐड करना चाहूँगा। वो मुझे नहीं पता कि इनको देनी चाहिए, किसको देनी चाहिए। कहना ये चाहिए कि हमारे एनालिसिस के मुताबिक, हमारी तहकीक के मुताबिक ये मुल्क इसके जिम्मेदार हैं और हम अनकरीब इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये होता है मुकम्मल सेंटेंस। ये आधा सेंटेंस जो है ये कोई काम नहीं। मेरा ख्याल है जनरल साहब, आप ये कह रहे हैं कि उन्हें पता है अफगान जमीन इस्तेमाल हुई, लेकिन पीछे भारत था और हमें ये अब बात खुल के कहनी होगी, भारत अगर पाकिस्तान में दहशतगर्दी से बाज ना आया तो हम उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो मेरा ख्याल है यही अब वक्त आ गया है। ये कहने की जरूरत है और सिर्फ कहना ही नहीं चाहिए, थोड़ा सा नजर भी आ जाना चाहिए। अच्छा, तो आप देख क्या सिचुएशन आप समझते हैं, आपको ये रिजॉल्व होती नजर आती है? क्योंकि हमारे मफाद में तो यही है रिजॉल्व हो, अमेरिका के मफाद में ये है कि यहाँ गंद पड़ा रहे और सी पैक रुका रहे। तो जनरल साहब, कोई तशवीशनाक बात है हमारे लिए? जी देखें, मेरे अपने अंदाजे में इमरान खान साहब की मौजूदगी में और जनरल बाजवा की मौजूदगी में मुझे रिजॉल्व नज़र आता है। उसका आपको कभी इजहार नज़र आएगा, कभी नहीं आएगा, वो अलग बात है। उसमें कोई डिप्लोमेसी और कोई पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है। मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक बेहतरीन रिजॉल्व मौजूद है और होगा वही जो पाकिस्तान के हक में होगा, जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में होगा। एक और भी जनरल साहब, बड़ी आजकल प्रोपेगेंडा चल रहा है, अफगान सफीर की जो बेटी, उन्होंने यहाँ पे उन्होंने एक अजीब सा ड्रामा किया, बाहर जाके मुख्तलिफ ज़बानों में हमारे खिलाफ वो ज़हर अफशानी कर रही है। मैं ज़रा सुनवा दूँ शेख रशीद साहब उसके हवाले से क्या कह रहे हैं, फिर दोस्तों का और आपका कमेंट लेता हूँ। सुनाइए जी। अफगान सफ़ीर सिलसिला की बेटी ने कल जो 3 ज़बानों में इंटरव्यू दिए हैं वो हमारे खिलाफ मीडिया वॉर का एक हिस्सा है। अगर उन्होंने अपना ये रवैया जारी रखा तो हमारे पास सारी फुटेज हैं, हमारे पास सारे सबूत हैं, फिर किसी को हमसे गिला नहीं होना चाहिए। वो पाकिस्तान को मुर्दे इल्ज़ाम मत ठहराएं, वो अगवा नहीं हुई और हमने उनकी जो अफगान टीम आई थी उनको मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाई करके भेजा। जी जनरल साहब, योर कमेंट ऑन टेक ऑन दिस। मैं मुख्तसर ये कहूँगा, क्योंकि मैं ख्वातीन और बच्चियों के बारे में खासकर अभी इस किस्म के मामला तो ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करता। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अशरफ गनी और उसकी हुकूमत अब लेजिटिमेट हुकूमत नहीं रही, उसको इग्नोर किया जाए, उसके मतलब ज़्यादा बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है। वो चंद दिनों के मेहमान हैं और उनको उसी तरीके से ट्रीट किया जाए जैसे मेहमानों को किया जाता है। मेरा नहीं ख्याल कि उनकी तरफ कोई भी बातचीत करने की ज़रूरत है। अब हम उससे बहुत आगे निकल चुके हैं, अशरफ गनी बहुत पीछे रह चुके हैं। जनरल साहब, इट इज ऑलवेज अ प्लेजर। आपकी बात करना चाहते हैं मलिक साहब? मैं सिंपली पूछना चाह रहा हूँ, आपने वैसे इसका जवाब दिया, मगर मैं मजीद चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की स्टेट कह रही है कि इंडिया और अफगानिस्तान इन्वॉल्व है दासू धमाके में, तो क्या पाकिस्तान यूएनओ में जा सकता है, इंटरनेशनल फोरम में जा सकता है इस पे? जी, अगर इनके पास ऐसे सबूत हुए तो जाया जा सकता है, लेकिन नॉर्मली इंटरनेशनल फोरम पे ऐसे मसले हल नहीं होते। ये मसले हल होते हैं, उस हाथ को पकड़ लो, उस हाथ को काट दो, उस हाथ को तोड़ दो। जनरल साहब ऐसे आप यही चाह रहे हैं और ये 20 करोड़ 22 करोड़ आवाम अरसे से चाह रही है। हमें उम्मीद है कि हमारी जिंदगी में ये आएगा कि हम भारत का हाथ तोड़े। जनरल साहब, इट इज ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू और बहुत आप जो है वाज़ेह अंदाज में खुल के बात करते हैं, हम भी फैन है आपके। बात बड़ी उन्होंने खुल के की मलिक साहब, और उन्होंने कहा कि ये अब ये लगी लिपटी ना रखें
और बैटल लाइन ड्रा हो चुकी हैं और यहाँ की एस्टैब्लिशमेंट को, इशराफिया को ये फैसला करना पड़ेगा कि हमने चाइना के साथ जाना है, क्योंकि इधर से बम आने हैं, उधर से डेवलपमेंट का चांस है। साहब उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा, उनके प्रेशर आएगा, आप तैयार हो इसके लिए, वो तो नज़र भी आ रहा है जिस तरह। एक ब्रेक है मलिक साहब, इस पे बात हम अभी जारी रखेंगे, भैया बहुत अहम है क्योंकि इस पे हमारा मुस्तकबिल जो है इस मुल्क का वो इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो ब्रेक के बाद भी इस पर गुफ्तगू करेंगे और दीगर खबरें भी हैं, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, ये खबर तो आप तक पहुंच चुकी होगी कि वाह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में तकनीकी खराबी के बायस जो है एक धमाका हुआ। उसकी मज़ीद तफसीलात भी हम आपसे शेयर करेंगे, जबकि 2 कीमती जानें ज़ाया हुई, एक अफसोसनाक वाक़या। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। भट्टी साहब, ये अब ज़रा मुल्की सियासत पर भी आ जाते हैं। अब एक जलसा भी होना है, कल भी हमने उसका जिक्र किया था कि जो PDM वहाँ कराची में जाके जलसा करने जा रही है, तो मुस्लिम लीग नून में से कौन जाता नज़र आता है आपको? काजी साहब देखें, एक तरफ तो अफ़गानिस्तान के इशू में तवील तरीन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, भारत 5th जनरेशन वार कर रहा है, कुछ आपके साथी भी लोग हमारे भी हैं। दूसरी तरफ मेरी समझ से बाहर है कि अपोजिशन का एहतजाज करना हक है। 3 साल गुजर गए हैं, एक जलसा करके आप क्या कर लेंगे? आप इस्लाहात पे क्यों नहीं आते? मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान साहब की तजवीज़ माने, इमरान खान साहब एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि शफाफ इलेक्शन कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर जाना चाहते हैं, आप अपने IT ले जाए। अब मेरा ख्याल है ये सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन के काबिल एहतराम रहनुमा अपने आप को मीडिया में ज़िंदा रखने के लिए जलसे जुलूस करेंगे, इमरान खान को खिलाफ बोलेंगे, लेकिन रिजल्ट क्या होगा? क्या हुकूमत चले जाएगी इनके जलसे जुलूसों से? जब PDM में पीपल्स पार्टी बड़ी पार्टी थी उस वक्त नहीं कर सके, अब कराची में अगर सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, या वफाकी हुकूमत के खिलाफ, तो इसमें अब मरियम जाए या शहबाज साहब जाए या मौलाना फजलुर रहमान जाए, कुछ नहीं होगा। एक जलसा होगा, हम 2-3 घंटे कवरेज देंगे, इनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी और अगला दिन फिर अगली तारीख दे देंगे जी, फिर 3 जलसे होंगे, मीटिंग होगी, इजलास बुला लिया, और मेरा ख्याल है ये अगले इलेक्शन की अब तैयारियाँ करें। थोड़ी सी बात, अगर बड़ी अच्छी बात है उनकी, मगर थोड़ी सी बात ये कह देते कि आप तो प्रोडक्ट इस्टेब्लिशमेंट की थे, तकरीबन कह ही दिया, इसमें कोई मेरा हर्ज भी माने लिया कुछ। देखें काजी साहब, लिमिटेशंस होती है ना आपकी, मगर मेरा ख्याल है ये अभी भी पार्टी वहीं फंसी हुई है। ये जो लड़ाई चल रही है, एक शहबाज शरीफ और एक अपना मरियम साहिबा, ये क्या लड़ाई है? वही लड़ाई है कि एक कह रहा है जी आपने मिलजुल के चलना है, एक कह रहा है, तो मेरा ख्याल है ये पार्टी खुद अपने आप को तबाह कर रही है। यहाँ तो एक पोजीशन ये ले लें कि हम अब ये बड़े स्टार वार्ड्स में आते हैं। मैं फिक्र अपना कोई कंप्लीट कर लूँ। यहाँ तो ये एक पोजीशन ले लें कि हम ये एक रियलिटी, हम इस तरह ही चलेंगे। यहाँ ये कहें कि हम एक नई पोजीशन लेने लगे कि भाई हम किसी सूरत किसी के साथ नहीं लेंगे। आपने कन्फ्यूजन वहीं का वहीं रखा है, सीखा गया आपने। अच्छा भट्टी साहब, एक बड़ा ट्रांजिशन का पीरियड है और हमने भी जो जनरल साहब से बातें की कि हमारे पर मुश्किल वक्त है हमारे ऊपर, तो क्या हम ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए था कि ये इसमें दोनों का इनपुट होता? बैठते कम से कम वो लोग जिन पर केसेस नहीं हैं, या मतलब है वो बैठ के हुकूमत के साथ कोई रस्ता। देखें, मेरी नज़र में तो जैसे हालात इतलात आ रही हैं इंटेलिजेंस ज़राए से कि अफ़गानिस्तान में जितनी खाना जंगी होगी, पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी के वाक़यात हो सकते हैं। इसमें वक्त का तकाजा तो ये है, हुकूमत हो या अपोजिशन अपने इख्तलाफत वक्ती तौर पर ख़त्म करे, मिल बैठ के करे, बैठे इसका हल करे, इसको अवाम की सपोर्ट मिले। फौज तो आपकी तब लड़ती है जब आपकी अवाम साथ हो। और दूसरी बात, मैं मलक साहब से नहायत एहतराम से इख्तलाफ करूँ, नून लीग मान चुकी है कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में बयानिया नहीं बिक सकता। मियां नवाज शरीफ साहब ने मान लिया ये, और नून लीग मरियम नवाज, परवेज रशीद या नवाज शरीफ को छोड़ दे, मैं नून लीग की मेजोरिटी लीडरशिप की बात कर रहा हूं। खाजा आसफ साहब ने दरअसल इतराफ कर लिया है कि हम आते रहे तो फिर उनकी इंटरफेरेंस तो होगी। अब उससे बेचारे खुले लफ्जों में क्या कहे, पॉलिटिशियन ने अपनी सियासत भी तो बचानी है ना। अब ये वो कहे कि हमें फौज गोद में उठा के बैठाती रही है इक़्तिदार में, उन्होंने तो मान लिया, हम जाते हैं उनकी मदद करते हैं, फिर थोड़ा सा होते हैं। अच्छा, उन्होंने इतराफ कर लिया उन्होंने कि इस तरह नहीं हो सकता हमारा मरियम का बयानिया, दरअसल उन्होंने उसकी नफी की है। इतराफ है या इतराफ जुर्म है? मैं चले आवाम छोड़ देते हैं। मलिक साहब, आप वही बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान के कश्मीर में बैठ के वही बात कर रहे हैं जो इंडियन एस्टैब्लिशमेंट कर रही है।
और तकरीबन हमें जो प्रेशर में ला रही है उसमें आप इन सफ़ीरों के साथ मुस्लिम लीग नून की इनको भी शामिल कर लें कि किसी तरीके से एम्बेरस करना है हमने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को। अच्छा मलक काजी साहब, मैं मलक अब जो ख्वाजा आसफ सब काबिल एहतराम फरमा रहे थे, मैं समझा नहीं। उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ है, सेकंड टीयर लीडर है, उसमें ये इख्तलाफात है, तो उन्होंने कहा जी आपके प्रेसिडेंट तो शहबाज शरीफ हैं। उन्होंने कहा नहीं आप लोग नहीं हकीकत जानते, मैं जानता हूँ। इससे मुराद क्या थी? मुझे तो लगता है सवाल वेट की है, उसमें खुल के बात उन्होंने नहीं की। मुझे तो उन्होंने कहा वो चीज़ें कश्मीर इशू नहीं जाते, तो उन्होंने कहा कि आप लोग वो चीज़ें नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। क्या हो सकता है इनमें, इनकी क्या चीज़ें छुपी हुई हैं? इनकी सियासत के पहले दिन से लेके आज तक कौन सी चीज़ लुकी छुपी है? कश्मीर के ऊपर क्या मियाँ साहब का कभी कोई बयान आया जब से वो बाहर गए हैं? नहीं, कश्मीर में देखिए उन्हें कश्मीर का बहुत ज़्यादा दर्द है, आपको अंदाज़ा नहीं, आज़ाद कश्मीर के लिए। और शहबाज शरीफ भी नहीं गए वहाँ पे। वो क्योंकि यही सवाल पूछा है तो उसमें उन्होंने कहा आप कुछ नहीं। मैं ख्वाजा साहब की इस बात को यहाँ मलक साहब समझिए, मलक साहब कुछ मुझे नहीं समझ आई क्या। देखिए आप वही बात है ना, पॉलिटिकल मजबूरियाँ समझे, वही है जो भट्टी साहब ने मेरा लगे 100 के करीब तो आपको खबरें दी हैं। आप छोटे सा कॉमन सेंस से देखें ना, एक पार्टी है और उस पार्टी का ये बयानिया बड़ा स्ट्रॉन्ग कि हम आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन जीत रहे हैं, उसका सदर जाते नहीं है वहाँ पे, एक मिनट के लिए गया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई नारेबाजी नहीं, कोई चलो कोई और कुछ नहीं, आप बयान ही प्रिंटिंग बयान दे दें। इसका मतलब है कि पार्टी में दो पोजीशंस हैं, पार्टी में इख्तिलाफ है। बड़ी बात कर दी, ख्वाजा साहब नहीं कर सके। इसका मतलब है देखिए इसमें अवाम का, इलेक्शन कमीशन का, वज़ीर आज़म इमरान खान का तो कसूर नहीं, किसी का आपके घर में इख्तिलाफ है ना, क्योंकि आपकी भतीजी और बयानिया बेच रही है कि खुदा ना खास्ता आज़ाद कश्मीर में जाके कि आपने मकबूजा कश्मीर भारत के हाथों बेच दी है, और शहबाज शरीफ वो बात कह रहे हैं। एक सवाल यही बात भी नजर में लग रहा है ना? नहीं है तो फिर लड़ाई तो आपके घर की है, इसको अवाम को या हुकूमत को बदनाम क्यों कर रहे हैं, या एस्टेब्लिशमेंट को बदनाम क्यों कर रहे हैं? भट्टी साहब आप है ना, मतलब चले हमारे टीम के हेड हैं, आप मुझे कहते हैं कि यार तू ना इन्हू पै जा, तो मलिक साहब जदों ये पै जाएगा ना काजी जाके ये जरा तबीयत ठीक करे तो नाल ही मलिक साहब को भेज देंगे, यार कोई नहीं मैं करा देना, मैं ये लोग कहते हैं ये बेसिकली। अच्छा नहीं, ये फिर भी मुनाफिकत इनकी है ना, इसमें मौजूदा हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट का क्या कसूर है, मुझे वो बताएं। ये मान लिया अगर एक ग्रुप का बंदा खुद ही कह रहा पैजा तू बाद में सुलह करा देगा, यहाँ उनमें इख्तलाफ है, दोनों सूरतों में ये तो घर की मामला ना। वज़ीर आज़म इमरान खान है या उसकी हुकूमत ने शहबाज शरीफ को आज़ाद कश्मीर जाने से रोका कहीं? ये पॉलिटिक्स 3 साल से फेल हो गई है। मैंने भी समझा था कि शायद ये प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, जब ये गुजरांवाले से शुरू है वही हुआ था, जो पंजाबी में कहते हैं पहले गिरेवान पर पड़े हैं अब ये पाँव पे पड़ गए हैं। मेरा पॉइंट है कि ये खुद क्लियर जब एक स्टैंड नहीं लेंगे लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। यहाँ तो आप कह दें कि भाई हमने पुरानी सियासत ही करनी है, हमने किसी की गोद पे बैठना है, तो जाओ बैठो। आज आपका मुबारक हो के मलिक साहब मान गया है कि इनके घर के जाती बैरियर नहीं है कोई। बड़ी सब एक राय और भी है जो मैंने अर्ज करने की कोशिश की है कि बिच्चों एको कुछ ने उन्होंने अपनी अपनी ड्यूटियां लगाई। अच्छा बीच में कुछ फिर भी घर की लड़ाई है ना। फिर आप ये तो नहीं कह सकते कि हुकूमत रुकावटें डाल रही है या एस्टेब्लिशमेंट हमें रोक रही है, फिर उन्हें बदनाम ना करे, कहे यार हमारी अपनी स्ट्रेटेजी है, मलिक साहब जाके चंड मारो मैं आके सुलह करा देगा। कमेंट में करना चाह रहा हूँ, मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान में चीज़ साबित हो गई है, बाकी चीज़ें आप अपनी अपनी राय दे सकते हैं, पाकिस्तान के लोग ला तल्लक है सियासत से, ये सबसे बड़ी यार इन्होंने खुद किया ला तल्लक, ये ट्रेजेडी। आम आदमी किधर है? आम आदमी की कुछ स्टोरी की हमने, पॉइंट आई एम पॉन्डरिंग अपॉन कि पाकिस्तान के लोग ये बददिल हो गए हैं, कोई कहीं नजर ही नहीं आ रहे। अच्छा अब मैं जरा मरियम साहबा की तरफ आता हूँ, उनके बेटे के निकाह है, उनका अल्लाह ताला मुस्तकबिल और आप कपड़े शपड़े बना लिए आपने जाने के लिए? मैं तो हम कहाँ जा सकते हैं बड़े लोगों की शादियों में, ये उनकी ट्वीट्स आप देख रहे हैं, माय सन जुनैद निकाह विद आयशा सैफ, ये नाज़रीन आपके सामने मेरे ख्याल में बार बार तेजी से आप ये आप देख रहे हैं। आई वाज इन जेल, वो कह रही हैं मैं यानी मैं दरखास्त नहीं करूंगी और ये अच्छा बड़ी साहब मैं थोड़ी सी आपकी याद। अच्छा आपको नहीं बुलाया गया? आप मरियम के मीडिया सेल में नहीं है? मोहतरमा मरियम नवाज के मीडिया सेल के आपके काफी लोग हैं, आम लोग, हम खाक नशीन लोग हैं। यार कादी साहब आप 85 में माशाल्लाह न्यूज के इंचार्ज था नहीं तो, लेकिन आपको क्यों नहीं बुलाया? हम मुशक्ति हैं यार, हम वेज स्लेव हैं। हमें ना हुकूमत ये क्या चक्कर है, जब तक आप सियासतदानों के टूल बॉक्स ना बने उसमें तकलीफ नहीं होती। वजह क्या है? मैं एक मज़ाहिया बात सुना दूं हल्की सी। हम गवर्नर हाउस चले गए, पीएम को मिले, मैं कहूँ देखो
ये हमें अंदर से कमी समझते हैं। सिर्फ हमारे पास वीजा होता है कि कभी गवर्नर हाउस चले जाओ और हमें मुंह पे कि यार ये बकवास नहीं, हमारा- साहब थोड़ी हमें ये हमें अपनी तबलीग नहीं समझते। पॉइंट फिर वही है, मरियम ने क्यों स्टेटमेंट दी है कि मेरे बेटे की शादी में जाने वो मैं की बता इजाजत नहीं देता हूं, मांगूंगा। वो मैं खबर दे देता हूं। बट्टी साहब एक बड़ी साहब आप बताएं ना, क्यों है ये? देखें, जब बैठ के उन्होंने एक इंतहाई, यानी मैं नहीं कहना चाहता, वो बात दोहरा नहीं सकता जो कही थी राणा साहब ने कि जोर लगा ले जहां तक भी है तो ये जाएं तो उन्होंने रोक लिया। अब उनको ये पता चल गया है कि खान साहब रोकने के अहल हैं और ये उन्होंने साबित कर दिया। बड़ी साहब मलक साहब ये बात काजी साहब ठीक, लेकिन मुझे एक बताएं, ये इस बात को हमारी बहन इशू क्यों बना रही है? जुनेद सफदर पाकिस्तानी है, यहीं आके निकाह कर लें। सफदर उनके वालिद साहब हैं, इधर आके धूमधाम से शादी करे। माशाल्लाह जाती उम्रा में तो 20,000 बंदा आ सकता है। तो लड़की भी पाकिस्तानी है यहाँ तो ना, वो भी पाकिस्तानी। इसको इशू बनाने की, लंदन शादी करने की जरूरत क्या है जब माँ इधर है, बाप इधर है, सारी फैमिली इधर है, शहबाज शरीफ चचा इधर है, इनके बाकी दिगर होंगे, तो लंदन शादी रखने की जरूरत क्या? आपका जीना मरना देखे काजी साहब नहीं, आपके कारोबार बैरून मुल्क, आपके बच्चे बैरून मुल्क, आपकी जदातें बैरून मुल्क, अब आप शादियां भी बैरून मुल्क करने लग पड़े। आप पाकिस्तान की जमीन को इस काबिल भी नहीं समझते कि कैप्टन जुनेद साहब के बेटा जुनेद सफदर का निकाह पाकिस्तान की जमीन पे हुआ। मलक साहब ये क्या वजह है? मैं तो एंकर हूं, कभी कभी अपनी राय देता हूं। देखें, जब आप इंतहाई मेहनत से हक हलाल की पाई इकट्ठी करके सारी वलायत भेज दिया आपने, तो अब वो उस माल के पास सारे जाना चाहते हैं। नहीं अब इधर कुछ खतरा बन गए साहब, इधर बड़ा है, आपने जाती उम्रा अंदर से नहीं देखा। मैं अंदर 5 घर बने हुए हैं इतने आलीशान कि 50,000 बंदा उधर आप लिटा सुला सकते हैं। मेरा मौकफ है कि जब मोहतरमा मरियम साहब पाकिस्तानी नेशनल है, बेटा भी है, ये इशू लंदन शादी करने की जरूरत क्या है? इनकी बीमारी लंदन, इनके कारोबार लंदन, इनका बिजनेस, और अब शादी भी लंदन। अनबिलीवेबल है। असल में सरमाया आलमी हो गया, इसके मालिक भी आलमी है। ये मुल्क सिर्फ जो है इसमें माल बनाने के लिए होता है, उसको एक सेकंड रोक तो सिर्फ देखें, मोहतरम आसफ अली जरदारी की साहबजादी की शादी भी कराची में हुई, किसी ने रोका? बेनजीर भुट्टो साहब की यहीं हुई, तो इधर कर लें शादी। लेकिन ये है कि नहीं, बस असल गल आपको भी पता, मैंने भी पता। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या करेगी और बिजली के क्या मामला हैं, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ये मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या है, इसके मकासद क्या है, क्या शकूक व शुबात भी इस हवाले से पाए जाते हैं या ये? भाई साहब, इसमें खबर भी है, थोड़ा सा मैं अपना ओपिनियन भी देना चाह रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि ये हुकूमत सांस रोकने जा रही है साफियों की, ये मेरी राय है। अब ये डेवलपमेंट रोकने जा रही है, अभी रोके नहीं। मैं इखलाकन बात नौकरी से फारग करना, बंदे मरवाना, इस प्रोग्राम में तुमने नहीं जाना, इस प्रोग्राम में तुमने नहीं जाना, ये से तुमने नहीं बोलना, बे से तुमने नहीं। अब ये निजाम बनाने लगे, जाली फ्रॉड रेटिंग। चलें इसका मैं बताऊं, हुक्म करें, मैं माफी चाहता हूं, मैंने रोका नहीं। ये अथॉरिटी से पहले ये करने लगे कि जितना मीडिया ना, प्रिंट हो, सोशल मीडिया हो, फेसबुक हो, टेलीविजन हो, सबको एक के नीचे करने लगे हैं। ये एक अथॉरिटी बनाने लगे हैं इस वक्त। क्या इख्तियारात होंगे? मैं यही बताने लगूँ, वो सारों पे ला लगाएगी, सारा एक सिस्टम ला रहे हैं। और इनकी ऑफिशियल पॉलिसी ये है कि न्यूज़ को पनिश किया जाए। ये जमहूरियत में मैं बात कर रहा हूँ, ये चाह रहे हैं नंबर 1 प्रायोरिटी दी जाए स्पोर्ट्स चैनल को, एंटरटेनमेंट चैनल्स को, उनको इश्तिहारात दिए जाए। ये पॉलिसी पे सोच रहे हैं कि आप न्यूज़ चैनल्स को, टॉक शोज़ को, जो डिस्कशन है, क्योंकि खान साहब को मुझे लगा तनकीद पसंद नहीं आ रही। और एक चीज़ मैं थोड़ी सी कहूँगा, मैं पर्सनल नहीं हो रहा, अब ये कहा जा रहा है कि ये सहाफ़ी बड़े बदतमीज़ हैं, ख़वातीन पे कमेंट्स हुए हैं, तो ये हुआ वो हुआ है। मुझे अच्छी तरह याद है जो मरियम नवाज़ पे मैंने कमेंट्स PTA के सुने हैं, जो पीपल्स पार्टी की ख़वातीन के लिए कमेंट्स सुने हैं, तब किसी को ख्याल नहीं आया। अब अपनी बारी है, ये तो ख्याल आ गया। तो ये करने जा रहे हैं टाइट, सबको बंद करने लगे हैं। उसमें फेसबुक भी शामिल है, उसमें यूट्यूब भी शामिल है। नहीं, एक सिस्टम ला रहे हैं ना, ये पूरा एक आपको इस पे काम हो रहा है, पूरा बिल पास होगा, बिल पास होने के बाद ये आप पे पूरा कंट्रोल करने। अब मैं छोटा सा ट्रेड यूनियनिस्ट का वर्कर हूँ, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, इनकी जुर्रत है, इनका रूहानी ज़ियाउल हक ने पूरा जोर लगा लिया, मुशर्रफ ने लगा लिया। आई वाज प्रेसिडेंट पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, उस वक्त एक यूनियन थी। 87 दिन लाहौर में जुलूस निकाला है जब नवाज मुशर्रफ ने एक आर्डिनेंस लाया था कि मीडिया बंद कर देंगे। उसमें यही वज़ीर आज़म इमरान खान साहब मेरे पीछे खड़े होकर आके तकरीर कर चुके हैं, नवाज शरीफ साहब कर चुके हैं, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर साहिबा कर चुकी है। ओए तुम हमें कहते हो ये सीक्रेट एक्ट है, हमने टांगे मोड़नी है, लगाओ जोर, जितनी हिम्मत है लगाओ। फिर
खुद ड्रामों में काम करो ना, मीडिया पे आके न्यूज इतनी बुरी लगती है तो ना न्यूज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करो, ना टॉक शो में जाया करो, ड्रामों में कोई अच्छा काम करो, कोई कॉमेडियन शो करो, कोई हॉरर मूवी करो। न्यूज आपको सस्ती चीज मिली है, हमारे लिए सारी खवातीन काबिल एहतराम, सारी सियासी जमातें काबिल एहतराम। नवाज शरीफ पर धरती का नसूर जरदारी ने कहा, जरदारी को गली में घसीटने का शहबाज शरीफ ने कहा, मोदी का यार बिलावल ने कहा। हम कहाँ से गलत जुबान इस्तेमाल करें? आपकी कही हुई चीज़ें दोहराना गलत है तो आपका कहना गलत नहीं है। मीडिया को इन्होंने मजाक बनाया हुआ, ये अपने पाँव की जूती बनाना चाहते हैं। मैं बता दूं, जितने बढ़ते लगड़ बगड़ अपने पास बैठा ले, मीडिया पर पाबंदी इनकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होगी। कोई ना कोई अल्लाह ताला चिराग जलाता रहेगा सच का। मलिक साहब, भट्टी साहब और मलिक साहब दोनों से बारी बारी मुझे बताएं, आज के दौर में जहां टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी है, मतलब है कि किसी हद तक तो सोशल मीडिया ने उसको रिप्लेस ही ऑलमोस्ट कर दिया। अब तो ये लगता है तो उन्होंने सोशल मीडिया पकड़ लिया। हर हफ्ते तो एक जर्नलिस्ट को पकड़ लेते हैं सोशल मीडिया का। नहीं देखिए, सोशल मीडिया कहाँ से आपको किसने कहा? दे आर कंट्रोलिंग सोशल मीडिया। मैं काजी साहब कैसे सोशल मीडिया आपको नहीं पता? परसों क्या हुआ लाहौर में? क्या लोग बताए ना? नहीं मैं अर्ज करने लगा, सोशल मीडिया हो या जो भी मीडिया हो, हमारा भाई किसी सखर लोरा लाई में भी हो, हम उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। लेकिन किसी की माँ बहन अखबार में होता था, आप खुद जान, एक रिपोर्टर खबर फाइल करता था, चीफ रिपोर्टर देखता था, डायरेक्टर एडिटर के पास जाती थी, न्यूज़ एडिटर के पास जाती थी, कॉपी एडिटर के पास जाती थी। इसी तरह अखबार में सोशल मीडिया पे भी हमें बात करते हुए मुल्की वकार को मजरूर नहीं करना चाहिए। ये मेरी राय है, ये मेरी राय है। अच्छा चलो, इमरान खान साहब अगर 2014 का धरना मीडिया फुल कवरेज ना करता तो क्या वज़ीर आज़म होते? नहीं, लेकिन बड़ी सब ये सारी बातें में हमने इस सारी हमें रोके, हमारा एहतसाब करें जहां हम गलत हैं, लेकिन हमारा गला ना घोटे। ये गलती करोगे आप, ये जो लगड़ बगड़ आपके पास है ना आजकल, 3-4 लगड़ बगड़ इमरान खान साहब, इनसे बचे। बटी साहब एक दूसरी भी लाइन ले लेना। मैं ज़िया-उल-हक के दौर में जर्नलिज्म में आ चुका था और हर महीने मैं इसीलिए नहीं आया था कि मार बड़ी बहन एक हदायतनामा हमें जारी होता था हर महीने। मुझे एक बात बताएं, एक नेक जर्नलिस्ट, एक काम आप करते हैं तो वो आपके लिए सवाब बन जाता है, वही काम मैं उसके लिए लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकता। ये प्लाट आए यहाँ पे, ज़ाती मुलाजम बन गए, यहाँ पे जो है कोई शरीफ अंपायर का ज़ाती मुलाजम बन गया, कोई दूसरे का बन गया। ये जो आपने 2 नंबर प्लाट के साफी की बात कर रहे हैं कि जिसके डिक्लेयर्ड रकम जी है और जुतियां नहीं सुनोनी होती पैर, कश्मीर वाला रुपए बढ़ गए। मैं जवाब आप करप्शन कौन लेके आया इसमें? काजी साहब मैं उसका जवाब देने लूं, मलिक साहब मुझे इजाजत देने दें। मैं पाबंदी लगी तो मैं इंशाल्लाह आप लीडर भी हमारे बोलने हुए, आपका हक है। जिसने भी नजायज पैसा कमाया सफाई है। हम कब कहते हैं साफी एहतसाब से बाला, हमारा एहतसाब करो मोहतरम, 100 दफा करो, हम तो इससे भागते ही नहीं है। मैं आपसे 1 मिनट की चालूंगा। देखिए, मुशर्रफ के खिलाफ गिरफ्तारी देनी थी। ये लगड़ बगड़ा आजकल बड़े जुलूस करके यूं तकरीरें मम्मी डैडी करते हैं। मैं, मदर अब्बास साहब, जियो वाले और हुमा शाह साहब, हम तीनों ने कहा मुशर्रफ के खिलाफ उस दौर में गिरफ्तारी देंगे। ये हमें कपिद्दी और पिद्दी का शोर। काजी साहब ने जिन्होंने नजायज पैसा कमाया, मैं कभी भी नहीं कहता साफी एहतसाब से बाला है, मेरे से शुरू करें, आपसे करें। वो कौन थे जिन्होंने प्लाट लिए, जो इनके साथ सरकारी विजिट करते रहे, जो इनसे मरात लेते रहे, जो इनसे ठेके लेते रहे, जो लीजिंग लेते रहे, उन्हें उल्टा आर्गुमेंट है। देखिए, ये जो कानून तोड़ना, ये किसी को हक नहीं है। साफी हो, अब जो गलत काम करता है केस करें, उसको प्रॉपर्ली गिरफ्तार करें। ये जो है ना, अब रात को आपको उठा लिया गया, ये चीज हमें बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और जिस उसको भी पकड़ के घसीटे, जिसने पीलाट देने शुरू किए। एक न्यूज रूम में पता होता ये नवाज शरीफ का बंदा है, ये पीपल्स पार्टी का बंदा है, ये कहां से आया? हम लड़े एस्टैब्लिशमेंट से, हम अंदर हुए। ज़िया-उल-हक के खिलाफ सबसे ज्यादा मैं बोला हूं जिंदगी में, और उसके खिलाफ रहेंगे। लेकिन जो ये जाती मुलाजिम बने हैं जाके, शरीफ खानदान का मुलाजिम, इसका मुलाजिम, बड़ी साहब मेरी सबमिशन है, साफी ना कानून से बाला ना अखलाकियात से बाला है हमारे। लेकिन साफियों को कैद मत करो। आप बहुत हमारे गर्दन उठा लेते हैं, आप रख रहे हो, आप बहुत रख रहे हो और हद क्रॉस कर रहे हो। उठा लेते हैं, एक याद रखते हैं, उठा लेते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, केस करें, सजा दे। बिल्कुल गलत है यार, गैर कानूनी तो उठाना किसी को भी नहीं चाहिए मेरे भाई। साफी लोड शेडिंग की बात कर लें, लोड शेडिंग की बात कर लेते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी जो करप्शन है वो सिविल साइड से भी आई है इसमें, आपके लोग आई, और सबसे ज्यादा गंद यहाँ मुस्लिम लीग नून ने आपकी इस साफत में डाला है। और ज़िया-उल-हक की भी
भी साथ नहीं काजी थे। साहब लॉन्ग साइड चलता है। मेरी बात सुन ले, हमें मीडिया पे इतराज करते हैं, सियासतदान एक दूसरे के कौन सा इल्जाम नहीं लगाते, खुद हम एक तो दूसरे इनकी को चोर बातें कहते दोहराते हैं। हमारा तो ना जाती दुश्मन नवाज शरीफ से है, ना मौलाना फजल, ना पीपल्स पार्टी से, ना यार कुछ वक्त रह गया बड़ी हमारा ही साहब, काम थोड़ा है, सा वक्त रह गया, जल्दी से मुझे बिजली की ये जो क्या बात दुरुस्त अच्छा करें। बिजली की देखें अजीब कहानी, वो एक दुख है हमारा। ये हम परसों बात करेंगे, अब क्लोजिंग का वक्त आ गया, कुछ खबरें रह गई हैं वो हम आगे पे छोड़ते हैं, अगले हफ्ते मंडे को मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।